डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी। भारत का लोक एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण पाठ जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। जल संसाधन के अंतर्गत हमें किन किन चीजों का अध्ययन करना है, एक हम सिनॉप्सिस या रूपरेखा के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जल संसाधन प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। जल संसाधन का अर्थ एवं परिभाषा। जल प्राप्ति का स्रोत। जल हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है। जल प्राप्ति के स्रोत जैसे धरातलीय जल या सतही जल, भौम जल या भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल तथा महासागरीय जल। भारत में भूमिगत जल का स्थानिक उपयोग। भारत में भूमि के अंदर या धरातल के अंदर जो जल मिलते हैं, उन सभी जल का किन किन क्षेत्रों में हम उपयोग करते हैं। तो भारत में भूमिगत जल का स्थानीय उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जल की मांग और उपयोग। विभिन्न क्षेत्रों में जल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उनका उपयोग भी दिन प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जल की मांग और उसका उपयोग। इसके बाद है जल का संरक्षण और उसका प्रबंधन। जल का संरक्षण और उसका प्रबंधन। जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न कार्यों के फलस्वरूप जल जो है पूर्णतः प्रदूषित हो गया है। जल का निम्नीकरण हो चुका है और दिन प्रतिदिन यह देखा जा रहा है कि जल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण जल का संरक्षण और प्रबंधन करना अति आवश्यक हो चुका है। वर्षा जल संग्रहण, उपयोग एवं विधियां। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण। अर्थात वर्षा जल संग्रहण क्या है और उनका उपयोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं और उपयोग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी विधि, किन किन विधियों के आधार पर हम वर्षा जल के संग्रहण के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 12th की ज्योग्राफी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। सबसे पहले हम इस पाठ का प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि जल मनुष्य को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपहार है और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक जीव जंतु जीवन व्यतीत करने के लिए जल की जरूरी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक जीव जंतु के लिए जल अति आवश्यक है। जल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जीवन की उत्पत्ति जो है वह जल में हुई है। 11th की ज्योग्राफी में हम लोगों ने देखा था कि मुख्य रूप से जीवों की जो उत्पत्ति हुई है वह जल में हुई है। तो इसी प्रकार से यह कहता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। प्राणियों में 65% पानी, प्राणियों में 65% तथा पेड़ पौधे में 65.99% पानी मिलना इस बात का सूचक है कि जल जीवन का आधार है। अर्थात हमारे शरीर का लगभग में 65% और पेड़ पौधे में 65.99% पानी मिलता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जल जीवन का आधार है। अर्थात इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता या उपयोगिता की दृष्टि से सीमित है। हम जानते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता और उपयोगिता दृष्टि से सीमित है। जल का वितरण अत्यधिक विषम है। कहीं जल की अधिकता है तो कहीं जल की भारी कमी है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में जल संसाधन मौजूद हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल की भारी कमी है। जैसे राजस्थान वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां जल की भारी कमी है। वही अगर हम मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वहां जल की मात्रा अत्यधिक है। जल की गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, अतः जल संरक्षण अति आवश्यक हो चुका है। विभिन्न कार्यों के फलस्वरूप, जैसे इंडस्ट्रियल उद्योग धंधा के फलस्वरूप होता क्या है कि जितना भी कूड़ा कचरा है, उन सभी कूड़ा कचरा को नदियों में फेंक दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है कि उसकी गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में या विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का, खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दिन प्रतिदिन जो है वो जल की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, जल निम्नीकरण हो रहा है। इसलिए आज जल संरक्षण जो है वह अति आवश्यक हो चुका है। जल का संरक्षण करना अति आवश्यक है। इसके बाद है जल संसाधन का अर्थ। जल प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार है। मनुष्य को दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार है। जल जो है वह मनुष्य को दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार है। जल एक नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और चक्रीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो वे कभी समाप्त नहीं, अर्थात एक निश्चित समय के बाद स्वतः निर्मित होने वाले संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो जल जो है एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात यह कभी भी समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है। यह एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है, अर्थात जल जो है एक चक्र के रूप में गतिशील होता है। महासागर का पानी वायुमंडल में और वायुमंडल से वर्षण से प्राप्त धरातलीय जल पुनः महासागर में इस प्रकार से गतिशील होता है। जल जो है वाष्पीकरण, वर्षण और अफवाहों के फलस्वरूप पूर्णतः गतिशील रहता है। इसलिए जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। महासागर का पानी अत्यधिक तापमान के कारण
गर्म होकर के वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत जल ऊपर की ओर जाता है, ऊपर जाने पर वह संघनित होकर के बादल बदल जाता है, संघनित होकर के बूंद के रूप में बदल जाता है और बूंद के रूप में बदलने के फलस्वरूप वर्षा होता है। फिर वर्षा द्वारा प्राप्त जल जो है वह विभिन्न अफवाहों के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से पुनः वह महासागर में चला जाता है। इस प्रकार से एक जल जो है एक चक्रीय गति करता है, महासागर का पानी वायुमंडल में, वायुमंडल से धरातल में और धरातल से पुनः महासागर में। तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार के चक्र को जल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से यह अर्थात जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। जल चक्रीय संसाधन है परंतु संकटग्रस्त संसाधन भी है। यह जल चक्रीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात यह समाप्त होने वाला संसाधन नहीं है, परंतु यह संकटग्रस्त है, अर्थात दिन प्रतिदिन उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। इस प्रकार से जल जो है वह संकटग्रस्त संसाधन भी है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके कारण जल स्तर घट रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप जल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जल स्तर दिन प्रतिदिन घट रहा है। धरातल का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। हम जानते हैं कि धरातल का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। भारत में विश्व का 4% वर्षा होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है तथा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45% है। ठीक उसी प्रकार से जितना विश्व में वर्षा होती है उस वर्षा का मात्र 4% ही भारत में वर्षा होती है। जल के स्रोत अर्थात जल प्राप्ति के स्रोत। जल हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है? जैसे जल मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। जल की प्राप्ति मुख्य रूप से 4 स्रोतों से होता है। एक धरातलीय जल या पृष्ठीय जल, दूसरा का भौम जल या भूमिगत जल, तीसरा का वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। मुख्य रूप से धरातल या पृष्ठ या सतह पर मिलने वाले जल को धरातलीय जल कहते हैं। और जब यह धरातलीय जल या वर्षण प्रक्रिया के फलस्वरूप धरातलीय जल धीरे धीरे विभिन्न शिलाओं या कंदराओं से रिस रिस कर और धरातल के अंदर वाले भाग में जाकर के संचित हो जाता है, जिसे भौम जल या भूमिगत जल कहते हैं। वायुमंडल में जो जल विद्यमान होता है उसे वायुमंडलीय जल, जबकि महासागर में जो जल है जो खारा जल है, महासागरीय जल पूर्णतः खारा जल होता है, यह पीने लायक नहीं होता है। कुल जल का 97.5% जो जल है वह महासागरीय जल है या खारा जल है। तो महासागर में जो मिलने वाला जल है उसे महासागरीय जल कहते हैं। परंतु भारत में जल प्राप्ति का मुख्य 3 स्रोत है। भारत में जो मुख्यतः जल प्राप्ति का स्रोत है वह 3 स्रोत है। एक धरातलीय जल, भूमिगत जल तथा पश्च जल। धरातलीय जल, भूमिगत जल तथा पश्च जल अर्थात धरातलों पर मिलने वाला, जिसमें नदी, तालाब, पोखर, डोभा इत्यादि में जो मिलने वाले जल हैं उन्हें धरातलीय जल कहते हैं। और धरातल के अंदर जो संचित होता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। और पश्च जल या लैगून जल विशेष रूप से तटीय क्षेत्र में होता क्या है, जैसे मान लीजिए यह भारत का तटीय क्षेत्र है, तो भारत के तटीय क्षेत्र में जब इधर से तरंग उत्पन्न होती है तो तरंग उत्पन्न होने के फलस्वरूप ये लहर जो है वह तट वाले क्षेत्र में जाकर टकराती है और टकराने के फलस्वरूप इस वाले भाग में जब इधर से पानी आगे की ओर पहुंचता है तो उधर से आते टाइम इस वाले क्षेत्र में एक बांध जैसा निर्माण हो जाता है और पानी है एकत्रित हो जाता है, इसे पश्च जल या लैगून जल कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत में जो जल प्राप्ति का स्रोत है वे धरातलीय जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में और पश्च जल के रूप में या लैगून जल के रूप में। धरातलीय जल भूपृष्ठ या भूमि पर पाया जाने वाला जल धरातलीय जल कहलाता है, अर्थात धरातल पर जो मिलने वाला जल है उसे हम धरातलीय जल या पृष्ठीय जल कहते हैं। और यह जल मुख्य रूप से नदी, तालाब, पोखर इत्यादि क्षेत्रों में मिलता है। कहता है कि धरातलीय जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। धरातलीय जल हो चाहे तो धरातलीय जल हो या भूमिगत जल हो, इन सभी जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा से ही हमको धरातलीय जल प्राप्त होता है और वर्षा के माध्यम से ही हमें भूमिगत जल की प्राप्ति होती है। वर्षा से प्राप्त 20% जल वायुमंडल में चला जाता है। जितना वर्षण की प्रक्रिया, जितना वर्षण से जल प्राप्त होता है उस जल का 20% पुनः वायुमंडल में चला जाता है तथा कुछ भूमिगत अर्थात धरातलीय भाग में जाके संचित हो जाता है। पृष्ठीय जल धरातल के नदी, तालाब, झील तथा पोखर इत्यादि भागों में मिलता है। अर्थात पृष्ठीय जल या धरातलीय जल जो है वो नदी वाले क्षेत्र में, तालाब, झील तथा पोखर वाले क्षेत्र में मिलता है। कुल धरातलीय जल का 2/3 भाग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है। अर्थात जितना भी धरातलीय जल है उस धरातलीय जल का 2/3 भाग जो है वह मुख्य रूप से 3 नदियों में, जिसके अंतर्गत सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। धरातलीय जल का 2/3 भाग गंगा नदी, ये गंगा नदी है। गंगा नदी 5 राज्यों से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है। तो मुख्य रूप से गंगा नदी और यहाँ से सिंधु नदी और ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत के कुल धरातलीय जल का 2/3 भाग इसी क्षेत्र में विद्यमान है।
2/3 भाग जो है इसी क्षेत्र में विद्यमान है। अर्थात कुल धरातलीय जल का, क्योंकि धरातलीय जल मुख्य रूप से नदी, तालाब, पोखर, झरना इत्यादि मिलते हैं, तो जितना भी धरातलीय जल है उन सभी धरातलीय जल का 2/3 भाग जो है वह सिंधु नदी में, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में विद्यमान है। भूमिगत जल, वर्षा से प्राप्त जल बड़े बड़े शिला कंदराओं में प्रवेश कर संचित हो जाता है और वह भूमिगत जल कहलाता है। मुख्य रूप से बड़े बड़े शिलाओं या दरारों विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के माध्यम से जो जल प्राप्त होता है वह जल जो है वह नीचे जाकर के संचित हो जाता है, जिसे भूमिगत जल या भौम जल कहा जाता है। भारत में जल स्रोत का वितरण एक समान नहीं है, अर्थात भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में जो जल प्राप्ति का स्रोत है वह एक समान नहीं है। अर्थात किसी क्षेत्र में जल की अधिकता है, जल भूमिगत जल जो है अत्यधिक मात्रा में, और किसी क्षेत्र में जल की मात्रा अत्यधिक कम है। भूमिगत जल जो है वह किसी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में है और किसी क्षेत्र में कम मात्रा में है। यह धरातल की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात किसी क्षेत्र में धरातल या भूमिगत जल का अत्यधिक मात्रा में मिलना और किसी क्षेत्र में कम मिलना यह मुख्य रूप से धरातल की प्रकृति या वर्षा पर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है और धरातल मुलायम और समतल होती है उन सभी क्षेत्रों में भूमिगत जल अधिक होता है, और जिन क्षेत्रों में अत्यधिक कठोर चट्टानें होती है और वर्षा नहीं होती है उन सभी क्षेत्रों में भूमिगत जल कम होता है। भारत में भूजल या धरातलीय जल का स्थानिक उपयोग, विभिन्न क्षेत्रों में धरातलीय जल का अलग अलग मात्रा में उपयोग किया जाता है। भारत में भूजल का स्थानिक उपयोग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग करता है। अर्थात भारत में धरातलीय जल या भारत में भूमिगत जल या भौम जल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु है, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जो है वह इसका उपयोग कम करता है, धरातलीय जल का कम उपयोग करता है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक भूमिगत जल का कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है और जहाँ की चट्टानें मुलायम है और समतल है वहां पर भूमिगत जल अत्यधिक मात्रा में है, वहां पर भूमिगत जल अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जो चट्टानें अत्यधिक कठोर होती है वहां पर भूमिगत जल या भौम जल कम मिलता है। जल का उपयोग और मांग, जल का उपयोग और मांग, जनसंख्या बढ़ने के कारण जल का उपयोग अधिक हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे जल की मांग भी और जल का उपयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति वर्षा जल उपलब्धता लगातार घट रहा है। अर्थात जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप हो क्या रहा है कि जल की मांग अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसके कारण वर्षा जल उपलब्धता लगातार घट रहा है। मानव जो है वह जल के उपयोग विभिन्न कार्यों में करता है। मानव जो है मुख्य रूप से जल का उपयोग विभिन्न कार्यों में करता है, जैसे कृषि कार्य में, उद्योग और घरेलू कार्य में। मुख्यतः जल का उपयोग चाहे वह धरातलीय जल हो चाहे वह भूमिगत जल हो, इन सभी जलों का उपयोग जो है मानव जो है वह कृषि कार्य में अर्थात सिंचाई के लिए, उद्योग में तथा घरेलू कार्यों में करता है। जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि में होता है। जल चाहे वह भूमिगत जल हो चाहे वह धरातलीय जल हो, जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्यों में अर्थात सिंचाई के कार्यों में किया जाता है। कृषि में धरातलीय जल का 89%, जबकि भूमिगत जल का 92% उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़े अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह आंकड़े आप ठीक से लिख करके और इसको याद कीजिए। कृषि में धरातलीय जल का 89%, अर्थात कृषि में अर्थात सिंचाई में धरातलीय जल का 89% और भूमिगत जल का 92% उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से धरातलीय जल का 2% एवं भौम जल का 5%, धरातलीय जल का 2% एवं भौम जल का 5% औद्योगिक सेक्टर में किया जाता है। धरातलीय जल का 9% और भूमिगत जल का 3% घरेलू सेक्टर में किया जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि घरेलू सेक्टर में जो है वह भूमिगत जल का मात्र 3% ही उपयोग हो रहा है, और सबसे अधिक चाहे वह धरातलीय जल हो चाहे वह भूमिगत जल हो, तो सबसे अधिक अगर उपयोग हो रहा है तो वह है कृषि कार्य में। सबसे अधिक कृषि कार्य अर्थात सिंचाई के कार्य में धरातलीय जल या भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है। भारत में सिंचाई हेतु जल की मांग, भारत में सिंचाई की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका कारण निम्नलिखित है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अधिकांशतः जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। भारत की जो कृषि है वह पूर्णतः मानसून पर निर्भर है, और मानसून जो है वह भारतीय कृषकों के साथ एक जुआ का व्यवहार करता है, जुआ जैसा व्यवहार करता है, जिसके कारण जो है सिंचाई के लिए दिन प्रतिदिन मांग बढ़ती जा रही है, जिसका कारण निम्नलिखित है। पहला, वर्षा के वितरण में क्षेत्रीय और ऋतुगत असमानता। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वे समान मात्रा में नहीं होती है और प्रत्येक समय में प्रत्येक मौसम में एक जैसा नहीं होती है, जिस वर्षा जल में भारी अंतर तथा वर्षा में अनिश्चितता। वर्षा जल में दिन प्रतिदिन कमी आ रहा है और वर्षा की मात्रा भी अनिश्चितता है, जिसके कारण सिंचाई की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वाणिज्य फसल के लिए जल की अत्यधिक मांग, क्योंकि व्यापारिक उद्देश्य से जो फसल बोया जाता है उसे वाणिज्य फसल कहते हैं, और वाणिज्य फसल सिंचाई पर निर्भर है। वाणिज्य फसल के लिए सिंचाई जरूरी है, जिसके फलस्वरूप सिंचाई की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होना तथा मानसून को भारतीय किसानों के साथ जुआ के रूप में व्यवहार
करना, अर्थात कभी वर्षा अत्यधिक मात्रा में, कभी कम, कभी होना और कभी नहीं होना, जिसके कारण सिंचाई की मांग दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। जल संरक्षण एवं जल का प्रबंधन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो जल की मात्रा है वो दिन प्रतिदिन या जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। इसलिए जल का संरक्षण और जल का प्रबंधन करना जरूरी है। जल नहीं तो कल नहीं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर जल नहीं है तो हम आने वाले भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए जल का संरक्षण करना आवश्यक है। जल संरक्षण में व्यक्ति, समाज, सरकार का सहयोग अनिवार्य है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जल किसी एक व्यक्ति के द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति, समाज और सरकार सबकी सहभागी जरूरी है। निम्न तरीके से जल को संरक्षण या प्रबंधन किया जा सकता है। निम्न तरीके अपना करके हम जल को संरक्षित एवं प्रबंधित कर सकते हैं। वर्षा जल व्यर्थ बहकर सागर न जाए, इसलिए बांध, तालाब, पोखर इत्यादि का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे वह धरातलीय जल हो, चाहे वह भूमिगत जल हो, वह जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है। तो वर्षा के माध्यम से जो जल प्राप्त हो रहा है वह विभिन्न माध्यमों से बह करके वह सागर में न जाए, क्योंकि सागर में जाने के बाद यह खारा जल होगा या पीने लायक नहीं होता है। तो विभिन्न प्रकार के बांध का निर्माण, तालाब का निर्माण और पोखर का निर्माण करना चाहिए। नदी के जल को नगरों में प्राप्त गंदगी से बचाना चाहिए। अधिकांशतः नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं और शहर से जितने भी गंदगियां प्राप्त होती है वे सभी गंदगियां जो है वह जल में या नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नदी का जल पूर्णतः प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण नदी के जल को नगरों में प्राप्त गंदगी से बचाना चाहिए। जल का सदुपयोग करना चाहिए। जल का हमें सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात जितनी मात्रा में जल का जरूरी है उतना ही मात्रा में हम जल का उपयोग करेंगे। जैसे घरेलू कार्य से जो जल बचता है उन सभी जल का उपयोग बागवानी कार्यों में करेंगे। विशेष रूप से तमिलनाडु वाले क्षेत्र में नारियल की खेती के लिए समुद्री जल या पस जल का इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जल का सदुपयोग कर सकते हैं। जल संरक्षण के लिए जन जागरूक कार्यक्रम जैसे नाटक, कविता, मंचन इत्यादि प्रस्तुत करना चाहिए। समय समय पर लोगों की जल के महत्व को बताने के लिए उनमें नाटक, कविता, मंचन इत्यादि के माध्यम से जल के महत्व को समझाना चाहिए। जल की प्रत्येक बूंद कीमती है, यह भाव लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इन सभी विधियों के आधार पर हम जल को संरक्षित या प्रबंधित कर सकते हैं। जल संभर प्रबंधन। संभर प्रबंधन का तात्पर्य है मुख्य रूप से धरातलीय और भूमिगत जल संसाधनों का उचित प्रयोग एवं प्रबंधन से, अर्थात जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य है धरातल के अंदर या धरातलीय जल का उचित प्रबंधन से, उसकी संरक्षण या प्रबंधन से। इसका उद्देश्य है जल संसाधन और समाज के बीच संतुलन स्थापित करना। जो भी जल संसाधन है और समाज के बीच अर्थात मानव के बीच संतुलन स्थापित करना है। जल का संचयन और पुनर्भरण करना तथा पर्यावरणीय जल को निम्नीकरण से रोकना। जल संभार या जल प्रबंधन का उद्देश्य है जल संसाधन और समाज के बीच बैलेंस बनाना। इसके साथ साथ भूमिगत जल या धरातलीय जल को पुनर्भरण करना और पर्यावरणीय जल को निम्नीकरण अर्थात उनकी जो गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है, उनकी क्वालिटी में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है, उससे रोकना। जल संभर प्रबंधन के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए, जिसके अंतर्गत पहला है हरियाली। यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जल संभर विकास परियोजना है। एक ऐसी परियोजना जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, यह हरियाली परियोजना जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित जल संभर विकास परियोजना है। ग्रामीण जल का संरक्षण कर पेयजल की समस्या को दूर करना, वन रोपण और मत्स्य पालन तथा सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण वाले क्षेत्र में जो जल की प्राप्ति है, जल मिलते हैं, उनको संरक्षित करके, ग्रामीण जल को संरक्षित करके पेयजल की जो समस्या है उसको दूर करना, वन रोपण करना और मत्स्य पालन तथा सिंचाई हेतु जल की प्राप्ति करना, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया। दूसरा है नीरू का अर्थ है जल और आप। इस कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में चलाया गया। इस कार्यक्रम को जल संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों के बारे में सिखाया गया। मुख्य रूप से नीरू जो है वह आंध्र प्रदेश में, इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत चलाया गया, जिसमें जल प्रबंधन या जल संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों को समझाया गया। तीसरा है अरवारी पानी संसद। यह कार्यक्रम राजस्थान के अलवार जिले में चलाया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय लोगों ने जल संरक्षण हेतु या जल संग्रहण हेतु तालाब, बांध इत्यादि का निर्माण किए। अर्थात हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा व्यक्तियों के द्वारा
जल संभर परियोजना के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाए गए, जिसके अंतर्गत हरियाली या केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया परियोजना था, जल संभर विकास परियोजना था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल है उनको संरक्षित करके वे वहां के पेयजल की समस्या को दूर करना, वन रोपण करना, सिंचाई हेतु जल प्राप्त करना, मत्स्य पालन के लिए जल की प्राप्ति करना। दूसरा नीरू मीरू परियोजना, अर्थात यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया, जिसमें विभिन्न जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न विधियों को सिखाया गया। अरवारी पानी संसद यह कार्यक्रम राजस्थान के अलवार जिले में चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने विभिन्न प्रकार के तालाब या बांध का निर्माण किए। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण एक ऐसी विधि है जिसमें वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित किया जाता है। वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित करने की एक विधि है जिसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, अर्थात वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित करने की विधि वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। यह एक भूमिगत जल को पुनर्भरण करने की तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर भूमिगत जल दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, भूमिगत जल जो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, उसको पुनर्भरण करने की एक तकनीक है। भूमिगत जल को पुनर्भरण करने की तकनीक है। वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य क्या? उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण का उद्देश्य, वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, अर्थात जल स्तर को ऊपर लाता है, जल स्तर को बढ़ाता है। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, पानी में फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की कमी दूर करके जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। फ्लोराइड और नाइट्रेट्स की मात्रा जो बढ़ जाता है उसको दूर करके जल की गुणवत्ता को बढ़ाना। और वर्षा से जो प्राप्त पहला जल होता है उसका उपयोग छत तथा विभिन्न नालों को साफ करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की विधि, प्राचीन समय में ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से विभिन्न जलाशय जैसे झील, तालाब, डोभा इत्यादि का निर्माण करके जल संग्रहण किया जाता था। प्राचीन समय में अधिकतर क्या होता था कि जल संग्रहण के लिए तालाब का निर्माण, झील का निर्माण, पोखर का निर्माण इत्यादि के निर्माण। दूसरा का शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्र में गड्ढा बना करके, शुष्क अर्थात जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है उन सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के या गड्ढा बना करके जल को एकत्रित किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या टाका कहा जाता है, एक भूमिगत टंकी होता है जिसमें वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान में कम वर्षा होती है, जिसके कारण जल संग्रहण हेतु विभिन्न प्रकार के ढांचे बनाए गए हैं जिसे कुंड या टाका कहते हैं, या एक भूमिगत टंकी होता है। उसी प्रकार से तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जल संरक्षण के लिए सब घर में एक ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया। जल वर्षा से प्राप्त जल को संग्रहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ढांचे या आकृतियों का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो वर्षा से प्राप्त जल है उन सभी जल को संग्रहित करना, जल स्तर को ऊपर लाना या उन सभी जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग करना। जैसे मान लीजिए छत पर वर्षा जल संग्रहण, मुख्य रूप से राजस्थान वाले क्षेत्र में छत पर ही वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। वर्षा के माध्यम से जो जल की प्राप्ति होती है उनका पहला पानी जो होता है, पहला जो जल होता है वह मुख्य रूप से छत और विभिन्न प्रकार के नालियों को साफ करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद जो भी छत पर वर्षा हो रहा है वह एक नाली के माध्यम से छनते हुए और एक टंकी में जाकर के जमा हो जाता है और इसी का उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण, वर्षा के माध्यम से जो प्राप्त जल है उनको क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है। एक टंकी बनाया गया है, इसमें एकत्रित किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जल संसाधनों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पृथ्वी का लगभग 71% धरातल जल से ढका हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग जो है वह धरातल से ढका हुआ है, जिसमें अलवणीय जल अर्थात मृदुल जल अर्थात पीने लायक जल जो है वह 2.5% एवं लवणीय जल अर्थात खारा जल या महासागरीय जल 97.5% है। भारत में कुल जल संसाधन विश्व के कुल जल संसाधन का 4% है, मतलब विश्व के जितना भी जल संसाधन है उसका 4% ही भारत में है। वर्षण से प्राप्त जल की मात्रा 4000 घन किलोमीटर है, अर्थात एक वर्ष में वर्षण से अर्थात वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा जो है वो 4000 घन किलोमीटर के बराबर है। धरातलीय जल का लगभग 690 घन किलोमीटर जल का उपयोग किया जाता है। धरातल पर लगभग चाहे नदी में, तालाब में, पोखर में, झील में जितना भी जल है उन सभी जल का मात्र 690 घन किलोमीटर ही उपयोग किया जाता है। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है, जिसका मात्र 690 घन किलोमीटर ही उपयोग किया जाता है। धरातलीय जल और भूमिगत जल का सबसे बड़ा उपयोग, सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य में होता है। दक्षिणी भारत में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी नदी का, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिणी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी है, उस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। भारत में प्राप्त जल संसाधन का 78% जितने भी जल संसाधन है, चाहे वह धरातलीय हो चाहे वह
भूमिगत जल हो। तो प्राप्त जल संसाधन का 78% कृषि में, 13% जल विद्युत में, 6% घरेलू कार्यों में तथा 3% उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। अर्थात सबसे अधिक कृषि कार्यों में, इसके बाद जल विद्युत उत्पादन में, इसके बाद घरेलू कार्यों में। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम सिंचित क्षेत्र महाराष्ट्र और राजस्थान है। सबसे अधिक सिंचाई चाहे वह नहर के माध्यम से हो चाहे नलकूप के माध्यम से हो, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे कम जो है महाराष्ट्र और राजस्थान है। भारत में सिंचाई 57% नलकूप से, 32% नहर से और 6% तालाब से किया जाता है। भारत में जो सिंचाई होता है, कृषि के लिए जो सिंचाई होता है, मुख्य रूप से 57% जो है वह नलकूप के माध्यम से, 32% नहर से और 6% तालाब से किया जाता है। भारत में सबसे अधिक नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। नहर द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान है। भारत में नलकूप द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। ऐसे भी भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान करता है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान। भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई जो है मुख्यतः दक्षिणी भारत में होता है। तालाबों के द्वारा, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े नलकूप का निर्माण नहीं हो सकता है, नहरों का निर्माण नहीं हो सकता है, जिसके कारण वहां पर सबसे अधिक जो सिंचाई होता है वह तालाब के माध्यम से होता है। और तालाब वाला सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र जो है वह तमिलनाडु है।